3 साल से एक रेस्टोरेंट चला रहा था और मेरी शॉप का मंथली रेंट 3,000 युआन था, जिस पर मैंने कभी भी पेमेंट लेट नहीं की थी। लेकिन इस दिन लैंडलॉर्ड एक एजेंट को लेकर मेरी दुकान में आता है और कहता है कि अगले महीने से रेंट बढ़कर 8,005 हो जाता है। यह सुनकर मैं बिना किसी हेजिटेशन के कहता हूँ ठीक है, जिस पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सेटिस्फाइड होकर वहां से चले जाते हैं। उधर सामने वाली शॉप का मंथली रेंट सिर्फ 900 युआन था और इसी दोपहर लैंडलॉर्ड फैन देबियाओ एक एजेंट को लेकर मेरी दुकान में आता है। मैं आवाज सुनकर अपना सिर उठाता हूँ और कहता हूँ, अंकल फैन, आज आपके पास यहाँ आने का टाइम कैसे मिल गया? जिस पर वह कोई जवाब नहीं देता, बल्कि दुकान के अंदर घूमते हुए सब कुछ देखने लगता है। फिर एजेंट बोलता है, शियायान, तुमसे एक बात करनी है। जिस पर मैं कहता हूँ, बोलिए मिस्टर ये। जिसके जवाब में वह कहता है, सही बात है, हमने इस शॉप की नई प्राइस लगा दी है और मिस्टर फैन का कहना है कि अगले महीने से रेंट एडजस्ट करना पड़ेगा। यह सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है और मैं पूछता हूँ, कितना एडजस्ट होगा? जिस पर फैन देबियाओ बहुत ही काम आवाज में कहता है, 8,500। उसकी ये बात सुनते ही अचानक से वहां का माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है। फिर मिस्टर ये कहता है, ये तो ऑलरेडी फ्रेंडशिप प्राइस है। इस सड़क पर लोगों का फ्लो देखो, 8,500 कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुम एग्री नहीं करते तो हमें ये शॉप किसी और को रेंट पर देनी पड़ेगी और फिर इसका प्राइस इससे भी ज्यादा हो जाएगा। 3,000 से सीधा 8,500 मंथली रेंट हो जाता है, जबकि मेरा छोटा रेस्टोरेंट सुबह से रात तक चलता है और प्योर प्रॉफिट मुश्किल से महीने का 10,000 युआन होता है। जिस पर फैन डेबियाओ मेरी तरफ बिना किसी रिएक्शन के देखता रहता है। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल और गहरी हो जाती है, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसे ऐसा फील होता है कि मैं ये जगह छोड़ नहीं सकता और उसे पूरा भरोसा था कि मैं मान जाऊंगा। जिस पर मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और कहता हूँ, ठीक है, मैं रेंट बढ़ा दूंगा। मेरी बात सुनकर फैन देबियाओ बहुत खुश हो जाता है। फिर शियाओयान भी स्माइल करने लगता है और कहता है, मुझे पता था तुम एक स्मार्ट बच्चा हो। फिर वह कहता है, तो कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जिस पर मिस्टर ये भी कहता है, तुम्हारी बिजनेस सेंस बहुत अच्छी है, तुम्हारा काम आगे और भी अच्छा चलेगा। फिर वह कहता है, अच्छा, अब हम तुम्हें पैसा कमाने से डिस्टर्ब नहीं करते, मेहनत से काम करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद दोनों सेटिस्फाइड होकर वहां से चले जाते हैं और मैं वहीं खड़ा होकर उनकी सीढ़ियों से नीचे जाती हुई फुटस्टेप्स सुनता रहता हूँ, जिस पर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। फिर जब उनकी आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है, तब मैं अपना फोन निकालता हूँ और एक कॉल करता हूँ। हेलो, शाओगू बोल रहे हो? मैं मार्विन बोल रहा हूँ। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, ब्रदर ये क्या हुआ? फिर मैं कहता हूँ, तुमसे एक बात पूछनी है। मेरी दुकान के सामने वाली जो शॉप पिछले 6 महीने से खाली पड़ी है, क्या वो अभी भी अवेलेबल है? जिसके जवाब में शाओगू कहता है, हाँ, वो तो रोज लटकी रहती है। उसका लैंडलॉर्ड तो लगभग परेशान हो चुका है। क्यों ब्रदर, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया है क्या? फिर मैं पूछता हूँ, उसका मंथली रेंट कितना है? जिस पर वह कहता है, पहले तो 1,500 था, लेकिन अब लैंडलॉर्ड कह रहा है कि अगर कोई 900 भी दे दे तो वह तुरंत शॉप दे देगा, क्योंकि वह विदेश जा रहा है और उसे जल्दी में यह दुकान ट्रांसफर करनी है। यह सुनकर मैं तुरंत कहता हूँ, 900 तो 900, और अगर वह नया रेंट होने पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है तो उसे बोलो कि मैं यह जगह 1,000 में 5 साल के लिए रेंट पर लेता हूँ, अभी के अभी साइन करवाओ। मेरी बात सुनकर शाओगुजा हैरान हो जाता है और कहता है, ब्रदर ये अभी आप उधर वाली शॉप नहीं रखोगे क्या? जिस पर मैं कहता हूँ, नहीं, अब नहीं, तुम कॉन्ट्रैक्ट लेकर लैंडलॉर्ड को शॉप के बाहर बुलाओ, मैं अभी पहुंचता हूँ। इसके बाद मैं फोन रखता हूँ और तुरंत दूसरा नंबर डायल करता हूँ। हेलो, क्या यह शनफा मूविंग कंपनी है? मुझे अभी के अभी शिफ्टिंग करनी है, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो मैं दूंगा। एड्रेस है हुईमिन रोड नंबर 13। हो सकता है पूरी रात सामान शिफ्ट करना पड़े, लेकिन पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर सामने वाला तुरंत तैयार हो जाता है। फिर फोन रखने के कुछ ही देर बाद एजेंट शाओ गोसिशिल और सामने वाली शॉप का लैंडलॉर्ड वहां पहुंच जाते हैं। मैं भी उसी समय वहां पहुंचता हूं। सामने वाली शॉप का लैंडलॉर्ड करीब 50 साल का आदमी था। वह मुझे देखकर पूछता है, तुम ये जगह रेंट पर लेना चाहते हो? जिस पर मैं कहता हूँ, हाँ, मैं ही रेंट पर लेना चाहता हूँ। फिर शाओ गुज भी उसके पास खड़ा होकर कहता है, ब्रदर लियू यही हैं ब्रदर ये, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये सामने रेस्टोरेंट चलाते हैं, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, बिल्कुल भरोसेमंद इंसान है। इसके बाद ब्रदर लियू शॉप का दरवाजा खोलता है। अंदर पूरा खाली पड़ा होता है। यह मेरी शॉप से थोड़ा बड़ा था और इसका लेआउट भी ज्यादा स्क्वायर था। साथ ही यहाँ पानी और बिजली भी पहले से लगी हुई थी। जिस पर ब्रदर लियू थोड़ा शर्माते हुए कहता है, ये जगह काफी समय से खाली पड़ी है। फिर मैं कहता हूँ, ठीक है, 901 महीने और कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का सही है? जिस पर वह कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर मैं आगे कहता हूँ, अगर आप सच में 1 महीने का डिपॉजिट और 3 महीने का रेंट एडवांस चाहते हैं तो मैं 1 महीने की जगह 12 महीने एडवांस दे देता हूँ। मेरी ये बात सुनकर ब्रदर लियू और श्याओगुड दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ, मैं हर महीने रेंट देने की टेंशन नहीं लेना चाहता। कॉन्ट्रैक्ट लाए हो ना? अगर सब सही है तो साइन करने के बाद मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। ये सुनकर ब्रदर लियू एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट निकालता है। जिस पर शाओगू जल्दी से एक पेन लेकर आता है। फिर
फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेकर उसे एक एक लाइन ध्यान से पढ़ता हूँ। उसमें सब स्टैंडर्ड क्लॉज होते हैं। लीज पीरियड 5 साल की थी और रेंट भी फिक्स था, जिस पर मैं बिना किसी हेजिटेशन के आखिर में अपना नाम साइन कर देता हूँ। इसके बाद मैं उन्हीं दोनों के सामने ब्रदर लियो के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। फिर वह मुझे की देते हुए कहता है, बॉस अब से यह शॉप आपकी है। मैं वह की लेता हूँ और फिर बिना रुके वहां से वापस मुड़ जाता हूँ, जिस पर श्याओगु पीछे से भागकर आता है और कहता है, ब्रदर ये इतनी जल्दी किस बात की है? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, मुझे जल्दी है, मुझे तुरंत नई जगह स्टार्ट करनी है। फिर मैं वापस अपनी पुरानी दुकान की तरफ आता हूँ। वहां सड़क के किनारे एक बड़ा ट्रक खड़ा होता है और कुछ वर्कर्स वहां सिगरेट पीते हुए मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वे मुझे देखते हैं, उनमें से एक आगे आता है और कहता है, आप ही बॉस ये हैं? जिस पर मैं कहता हूँ, हाँ मैं ही हूँ, आप लोगों ने मेहनत की, उसका धन्यवाद। फिर वह कहता है, कोई बात नहीं, हम पैसे लेकर काम करते हैं। इसके बाद वह दुकान के अंदर झांक कर देखता है और कहता है, सारा सामान अंदर ही है ना? जिस पर मैं उन्हें अंदर लेकर जाता हूँ और फिर दुकान का पूरा सामान शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। पहली नजर में इसे ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं है, बस पैसे सही जगह पहुंचने चाहिए। जिस पर मैंने कहा, ब्रदर्स शुरू हो जाओ। फिर वर्कर्स तुरंत काम में लग जाते हैं। एक ग्रुप सामान खोलने लगता है, एक ग्रुप पैकिंग करता है और एक ग्रुप सामान उठाकर बाहर ले जाने लगता है। इसी बीच मेरा क्लर्क श्याओलिन भी मेरे बुलाने पर वहां आ जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है, वह शॉक्ड होकर कहता है, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया? जिस पर मैं उसे मसालों का एक बॉक्स पकड़ाते हुए कहता हूँ, नहीं, हम बस एक बेटर जगह पर जा रहे हैं। यह सुनकर वह पूछता है, जगह बदल रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जिसके जवाब में मैं सामने वाली तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, वहां। जिस पर वह हैरानी से कहता है, वहां जो जगह पिछले 6 महीने से खाली पड़ी है। मैंने सुना है वहां भूत है। यह सुनकर मैं कहता हूँ, बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। लैंडलॉर्ड को जल्दी में शॉप रेंट पर देनी थी, इसलिए वह सस्ती मिल गई। इसके बाद श्याओलिन ज्यादा कुछ नहीं पूछता और तुरंत मेरे साथ सामान पैक करने में लग जाता है। फिर देखते ही देखते रात के 3 बज जाते हैं और दुकान आखिरकार पूरी तरह खाली हो जाती है। मैं वर्कर्स को डबल पैसे देता हूँ, जिस पर वे स्माइल करते हुए वहां से चले जाते हैं और सुबह होने तक नई दुकान का पूरा सामान सेट हो चुका होता है। सुबह 7:30 बजे मैं नूडल्स का एक बाउल बनाता हूँ और खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे खाने लगता हूँ। जिस पर मेरी नजर सामने वाली पुरानी दुकान पर जाती है। उसका शटर पूरी तरह बंद होता है, जैसे किसी का चेहरा उतर गया हो। नूडल्स खाने के बाद मैं येज रेस्टोरेंट वाला पुराना साइन साफ करता हूँ और उसे नई दुकान के बाहर टांग देता हूँ। इसके बाद मैं एक लाल पेपर निकालता हूँ और उसे दरवाजे पर चिपका देता हूँ, जिस पर लिखा होता है, नई दुकान खुल गई है, पूरे रेस्टोरेंट में 20% डिस्काउंट है। फिर सुबह का टाइम निकलने लगता है, लेकिन सामने वाली दुकान का शटर अब तक नहीं खुलता। कुछ देर बाद अचानक वहां से शटर उठने की आवाज आती है, जिस पर फैन डेबियाओ शटर ऊपर करता है और फिर अंदर देखते ही पूरी तरह स्टंड रह जाता है, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं होता। वह यकीन नहीं कर पाता और तुरंत दुकान के अंदर भागता है। फिर वह पूरा चक्कर लगाता है और दोबारा बाहर निकल आता है। इसके बाद वह अपना फोन निकालता है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे कॉल करना चाहता हो, लेकिन तभी वह सिर उठाकर सड़क के उस पार देखता है और उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। मैं अपनी नई दुकान के बाहर खड़ा होता हूँ, हाथ में गर्म चाय का कप लिए हुए, और उसे बिल्कुल शांत होकर देख रहा होता हूँ। जिस पर उसकी नजर धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर लगे पुराने साइन पर जाती है और फिर दरवाजे पर लगे उस लाल पेपर पर टिक जाती है। यह देखकर उसका चेहरा वहीं का वहीं जम जाता है। इसी बीच मेरी नई दुकान का पहला कस्टमर आ जाता है। वह पास वाली कॉलोनी में रहने वाली आंटली होती है। वह हर सुबह मेरे यहाँ नूडल्स खाने आती है। आंटली मेरी नई दुकान को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, श्योये, तुम यहाँ शिफ्ट हो गए? जिस पर मैं स्माइल करते हुए कहता हूँ, हाँ आंटली, यहाँ जगह ज्यादा बड़ी है और आज 20% डिस्काउंट भी है, लेकिन आपके लिए वही पुराना रेट रहेगा। ये सुनकर आंटली कहती है, डिस्काउंट की क्या जरूरत है? तुम जहां भी जाओगे मैं वहीं आऊंगी। ये सब जरूर तुम्हारे उस ब्लैक हार्ट लैंडलॉर्ड की वजह से हुआ है। जिस पर मैं हल्का सा हंसते हुए कहता हूँ, पता नहीं, शायद वह अभी लाइफ के बारे में सोच रहा होगा। हमारी यह बात फैन डेबियाओ साफ सुन लेता है, जिस पर वह तुरंत सिर घुमाता है और मुझे ऐसे घूरने लगता है जैसे अभी मुझ पर अटैक कर देगा, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ और वापस दुकान के अंदर चला जाता हूँ। फिर मैं आंटली से कहता हूँ, आपका नूडल्स अभी आ जाता है। इसके बाद फैन डेबियाओ सड़क के उस पार करीब आधे घंटे तक खड़ा रहता है और तब तक मेरी दुकान में 3 टेबल भर चुके होते हैं। जिस पर एक पुराना कस्टमर कहता है, श्याओये, ये नई दुकान तो पुरानी वाली से भी अच्छी है। मैं सोच रहा था सामने वाली दुकान आज तक खुल क्यों नहीं रही। मैं तो डर गया था, मुझे लगा तुम कहीं भाग गए। फिर दूसरा कस्टमर कहता है, श्याओ ये जैसा खाना बनाता है वह कहीं भी जाकर चमक सकता है। इसके बाद सारे पुराने कस्टमर आपस में बातें करने लगते हैं। वे सब आस पड़ोस के लोग होते हैं जिन्होंने 3 साल से मेरा खाना खाया था और मेरे काम और मेरे नेचर को अच्छे से जानते थे। जिस पर वे सब फैन डेबियाओ की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में उसके लिए थोड़ा कॉन्टेम्प्ट और थोड़ा मजाक साफ दिखता है। आखिरकार फैन डेबियाओ खुद को रोक नहीं पाता। वह गुस्से से भरा चेहरा लेकर सड़क पार करता है और सीधे मेरी नई दुकान की तरफ आने लगता है। यह देखकर जो लोग खाना खा रहे होते हैं वे भी अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख देते हैं और दुकान का माहौल अचानक से टेंस हो जाता है। श्याओलिन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन मैं उसे चिंता न करने का इशारा करता हूँ। फिर फैन डेबियाओ मेरे सामने आकर रुकता है, जिस पर मैं कहता हूँ,
अंकल फैन, क्या बात है? उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका होता है। फिर वह दांत पीसते हुए कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत गंदी चाल चली है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। जिस पर मैं बिल्कुल शांत होकर कहता हूँ, मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया? ये तो तुमने ही कहा था, अगर मैं एग्री नहीं करता तो यहाँ से चला जाऊं। अब मैं चला गया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यह सुनकर वह गुस्से में कहता है, तुमने ठीक नहीं किया, हमने बात पक्की कर ली थी। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, तुम लोगों ने मुझे पहले बेवकूफ बनाने की कोशिश की। पहली बात, हमने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, और दूसरी बात, तुम एक एजेंट को लेकर आए थे ताकि मुझ पर प्रेशर डाल सको। अब तुम मुझसे लॉजिक की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें यह खुद अजीब नहीं लग रहा? मेरी यह बात सुनकर दुकान में बैठे कस्टमर भी बोलना शुरू कर देते हैं। एक आदमी कहता है, ओल्ड वांग, तुम्हारा ये काम बिल्कुल सही नहीं है। शियाओ तुम्हें हर महीने 3,000 देता था और तुमने एक बार में 8,000 मांग लिए, यह तो सीधा लूटना हुआ। फिर दूसरा आदमी कहता है, सही बात है, तुम्हारा चेहरा तो पहले ही अच्छा नहीं था, लेकिन अब तुम और भी बुरे लग रहे हो। तुम्हें बस ये देखकर जलन हो रही है कि एक जवान लड़का तुमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। और फिर वह आगे कहता है, अच्छा हुआ शियाओ के पास दूसरी जगह जाने का ऑप्शन था, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग उसे पूरा निचोड़ लेते। यह सुनकर फैन देबियाओ का चेहरा कभी लाल होता है, कभी सफेद। वह गुस्से में कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अब सब लोग उसके खिलाफ हैं। जिस पर वह मुझे घूरते हुए कहता है, ये चैन, तुम रुक जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि यह बात यहीं खत्म हो जाएगी? इस सड़क पर मैं तुम्हें बिजनेस नहीं करने दूंगा। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन अंकल फैन, एक बात याद रखना, अब यह लॉ वाला सोसाइटी है। अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो मैं किसी भी समय पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। इसके बाद मैं कस्टमर्स की तरफ मुड़ता हूँ और कहता हूँ, सॉरी एवरीवन, आपकी मील में डिले हो गया, आज का खाना मेरी तरफ से है। मेरी यह बात सुनते ही पूरी दुकान में शोर मच जाता है। सब लोग जोर जोर से चीयर करने लगते हैं और फैन डेबियाओ दरवाजे पर खड़ा रह जाता है। उसने कुछ सेकंड तक लाइट जलाई रखी और आखिर में घिन से भरा हुआ चेहरा बनाकर कार में बैठ जाता है। फिर एक्सेलरेटर पर जोर से पैर मारता है और वहां से निकल जाता है। मैं उसकी कार को सड़क के मोड़ पर गायब होते हुए देखता रहता हूँ और फिर मेरे चेहरे की स्माइल धीरे धीरे वापस गायब हो जाती है। मुझे पहले से पता था कि फैन देबियाओ इतनी आसानी से ये बात नहीं छोड़ेगा, वह जरूर कोई गंदी चाल चलेगा। जिस पर मैं वापस पीछे वाले कमरे में जाता हूँ। वहां बर्तन में ब्रथ धीरे धीरे उबल रहा होता है और उसे देखते हुए मेरी आंखें धीरे धीरे ठंडी होने लगती हैं। फिर मैं मन ही मन कहता हूँ, जो भी करना है कर लो, अगर खेल खेलना है तो मैं भी आखिर तक खेलूंगा। नई दुकान का बिजनेस बहुत तेज चलने लगता है और इसी वजह से मेरी छोटी सी दुकान अचानक से इंटरनेट पर फेमस चेक इन पॉइंट बन जाती है, जिस पर कई दिनों तक दुकान पूरी तरह भरी रहती है। शाओलिन इतना बिजी हो जाता है कि उसे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। फिर मजबूरी में मैं एक आंट को काम पर रखता हूँ जो कस्टमर्स को खाना सर्व करती है, तब जाकर हम किसी तरह काम संभाल पाते हैं। उधर उस दिन बुरी तरह बेइज्जत होकर जाने के बाद फैन डेबियाओ दोबारा कभी मेरी दुकान के सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने सुना था कि उसने अपनी पुरानी शॉप फिर से एजेंट को दे दी है और इस बार वह उसका रेंट 10,000 युआन मांग रहा है। जिस पर एजेंट भी हैरान हो जाता है, लेकिन फैन डेबियाओ को पूरा यकीन होता है कि अगर मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल सकता है तो यह जगह भी इतनी ही कीमती है। उसे ऐसा फील होता है कि जल्दी ही कोई दूसरा आदमी आएगा और मेरी तरह वह भी उस दुकान को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और उन दिनों में उसकी शॉप देखने तक कोई नहीं आता। वहां किसी एक इंसान की परछाई तक नहीं दिखती, जिस पर मुझे लगने लगता है कि वह इसी तरह बेवकूफ बना रहेगा। लेकिन तभी नई मुसीबत खुद चलकर मेरे पास आ जाती है। सबसे पहले शाओलिन दौड़कर मेरे पास आता है और घबराकर कहता है, ब्रदर यी, आपने सुना? जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या हुआ? फिर वह कहता है, बाहर लोग रूमर फैला रहे हैं कि हमारे रेस्टोरेंट का खाना साफ नहीं है। यह सुनकर मैं पूछता हूँ, किसने कहा? जिसके जवाब में शाओलिन कहता है, आज कई पुराने कस्टमर मुझसे पूछने आए थे। पास वाली ग्रोसरी शॉप वाला जो शेन हर जगह जाकर बोल रहा है कि हम सबसे सस्ता और घटिया मीट इस्तेमाल करते हैं, और फिर वह यह भी कह रहा है कि हम जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वह गटर से निकाला हुआ रिसाइकिल्ड ऑयल है। फिर शाओलिन गुस्से में कहता है, जोशन ऐसा अपने आप नहीं कर सकता। उसका फैन देबियाओ की वाइफ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, दोनों साथ में महाजोंग खेलते हैं। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आपको फैन देबियाओ ने नहीं निकाला, बल्कि आप कई महीनों का रेंट नहीं दे पाए, इसलिए उसने आपको भगा दिया। और लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। यह सुनकर शाओलिन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, इतनी बेकार बातें कौन मानेगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मैं सब सुनकर समझ जाता हूँ, फैन डेबियाओ खुद सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा, इसलिए उसने अपनी वाइफ को आगे कर दिया है। और इस तरह की गंदी चाल सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं। जिस पर उसी दोपहर फैन डेबियाओ की वाइफ शी यूफेन खुद मैदान में उतर आती है। वह सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानों के सामने खड़ी होकर अपनी कुछ जान पहचान वाली औरतों को साथ लेकर हर जगह मेरे बारे में बुरा बोलने लगती है। फिर वह जोर जोर से कहती है, अरे मैं तुम्हें बताती हूँ, उस रेस्टोरेंट वाले पर बिल्कुल भरोसा मत करना, उसके इंग्रेडिएंट्स सब सड़े हुए होते हैं। वह सब्जी मंडी से फेंकी हुई सब्जियां उठाकर लाता है और उसकी दुकान भी मेरी थी। हमने उस पर दया करके उसे जगह दी थी, लेकिन उसने पूरी दुकान गंदी और खराब कर दी। फिर वह रेंट भी नहीं देता था और आखिर में चुपचाप भाग गया।
उसकी यह बात सुनकर कुछ ऐसे लोग जो सच नहीं जानते थे वे रुक जाते हैं और क्यूरियोसिटी में मेरी दुकान की तरफ देखने लगते हैं। उसी समय मेरी दुकान में भी कुछ कस्टमर खाना खा रहे होते हैं और ये सब सुनकर उनके चेहरे भी थोड़े खराब हो जाते हैं, जिस पर श्याओलिन का गुस्से से चेहरा सफेद पड़ जाता है। फिर वह एक झाड़ू उठाता है और बाहर भागने लगता है। वह गुस्से में कहता है, ब्रदर, मैं अभी जाकर उससे लड़ता हूँ। लेकिन मैं उसे पकड़कर वापस खींच लेता हूँ और कहता हूँ, अगर तुम उससे लड़ोगे तो तुम सीधे उसके ट्रैप में फंस जाओगे। वह तो यही चाहता है कि हम उससे सड़क पर झगड़ा करें और बात को बड़ा बना दें ताकि हमारी रेपुटेशन खराब हो जाए। जिस पर श्याओलिन पूछता है, तो फिर क्या करें, क्या हम उसे ऐसे ही बोलने दें? मैं शांत होकर कहता हूँ, वह अभी जितना ज्यादा बोलेगी बाद में उतनी ही बुरी तरह गिरेगी। इसके बाद मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ और शे युफेन की तरफ कैमरा करके वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। मैं पूरे 5 मिनट तक उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। उस वीडियो में शे युफेन जोर जोर से मेरे खिलाफ झूठी बातें बना रही होती है और उसके साथ खड़े कुछ दूसरे शॉप वाले भी उसकी बातों में और मसाला डाल रहे होते हैं। फिर मैं फोन वापस रखता हूँ और दुकान में बैठे कस्टमर्स की तरफ देखकर कहता हूँ, मुझे यकीन है कि मेरे पुराने कस्टमर जानते हैं कि बाहर जो बातें कही जा रही हैं वह सब झूठ है और नए लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मैं कल एक इवेंट रख रहा हूँ। सासेरा हूँ, कल दोपहर ठीक 12 बजे हमारी किचन आधे घंटे के लिए सबके लिए खुली रहेगी। मैं चाहता हूँ कि आप सब अंदर आकर खुद देखें कि हम कौन सा राइस, कौन से नूडल्स, कौन सा ऑयल और कौन सा मीट इस्तेमाल करते हैं। मेरी दुकान में हर चीज साफ है और मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करता हूँ। मेरी यह बात सुनकर एक पुराना कस्टमर कहता है, शाओये, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, कल मैं जरूर आऊंगा। फिर दूसरा आदमी कहता है, और मैं अपने पड़ोसियों को भी साथ लाऊंगा ताकि उन लोगों को दिखा सकें कि असली साफ सफाई किसे कहते हैं। जिस पर दुकान का माहौल अचानक से गर्म हो जाता है और सभी लोग मेरा सपोर्ट करने लगते हैं। उधर सड़क के उस पार खड़ी शे युफेन हमें देखकर गुस्से में मुंह बनाती है और फिर अपनी औरतों को लेकर वहां से चली जाती है। मैं उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखता हूँ और मेरे होंठों पर हल्की सी ठंडी स्माइल आ जाती है। फिर मैं मन ही मन कहता हूँ, शे युफेन फैन देबियाओ, तुम्हें लगता है कि यह सब यहीं खत्म हो गया? असली खेल तो अभी बाकी है। और अगले दिन मेरी किचन ओपन इवेंट पूरी सड़क पर सबसे बड़ी खबर बन जाती है। मैं पहले ही कई दर्जन लीफलेट छपवा चुका होता हूँ और उन लीफलेट पर कुछ ज्यादा नहीं लिखा होता, बस एक लाइन लिखी होती है, जो सच से नहीं डरता वही सबसे अच्छा होता है। ये फैमिली रेस्टोरेंट आपको अपनी किचन अपनी आंखों से देखने के लिए बुलाता है। वह फ्लायर मैंने शाओलिन और कुछ पुराने कस्टमर्स को दे दिए और उनसे कहा कि इन्हें पास की कॉलोनी और ऑफिस बिल्डिंग में बांट दो। उस फ्लायर पर एक फोटो भी लगी होती है। वह उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट था जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था। उसमें शे युफेन का बिगड़ा हुआ चेहरा साफ दिख रहा होता है, लेकिन मैंने उसकी आंखों पर मोज़ेक लगा दिया था और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, रूमर्स वहीं रुकते हैं जहां लोग सच समझते हैं। यह देखकर लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। अगले दिन दोपहर 11:30 बजे तक मेरी दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है। पूरा रास्ता लोगों से भर जाता है। हर कोई यही देखना चाहता है कि मैं खुद को कैसे प्रूव करूंगा। जिस पर फैन देबियाओ और शे युफेन भी वहां आ जाते हैं। दोनों भीड़ के बाहर खड़े होते हैं और उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे होते। फिर ठीक 12 बजे मैं समय पर किचन का दरवाजा खोल देता हूँ और कहता हूँ, सभी लोग वेलकम हैं, आप सब मेरी बैक किचन देख सकते हैं। कल रात मैंने पूरी किचन साफ की थी। वह इतनी साफ होती है कि जैसे उसमें चेहरा दिख जाए। फर्श पूरी तरह सूखा और साफ होता है। स्टेनलेस स्टील का स्टोव और काम करने वाली टेबल पर जरा सा भी डस्ट नहीं होता। दीवार पर हमारे एम्प्लॉयज के हेल्थ सर्टिफिकेट लगे होते हैं और कोने में डस्टबिन भी साफ सुथरे तरीके से रखे होते हैं। इसके बाद मैं सबको एक एक चीज दिखाना शुरू करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, यह हमारा राइस है, नॉर्थ ईस्ट वुचंग राइस, और यह हमारा ऑयल है, एक बड़ा ब्रांड नॉन जीएमओ। उसकी खरीदने की रिसीट भी दीवार पर लगी होती है, आप सब खुद देख सकते हैं। फिर मैं कहता हूँ, यह रिसीट कल की है और यह पोर्क है जो आज सुबह ही आया है। आप इसका कलर और इसकी इलास्टिसिटी देख सकते हैं। इसके बाद मैं सब्जियों की तरफ इशारा करता हूँ और कहता हूँ, मैं जो भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करता हूँ उन्हें कम से कम 3 बार साफ पानी से धोया जाता है। यह सुनकर एक आदमी कहता है, यह किचन तो मेरे घर से भी ज्यादा साफ है। शाओये सच में बहुत ध्यान रखने वाला इंसान है। फिर दूसरा आदमी कहता है, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, अब मैं यहाँ रोज खाना खाऊंगा। लेकिन तभी भीड़ में से एक औरत कहती है, यह सब बोलने से क्या होता है, कौन जाने तुम आज बस दिखावा कर रहे हो। जिस पर दूसरी औरत तुरंत कहती है, सिस्टर जांग, यह बात सही नहीं है, मैं यहाँ 3 साल से खाना खा रही हूँ और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैं सबकी तरफ देखकर कहता हूँ, शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने यह सब क्यों किया, क्योंकि कल सड़क पर एक बहुत उत्साही लेडी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा था। जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूँ और कल वाली वीडियो चला देता हूँ। फिर वीडियो में शे युफेन की तेज और खराब आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वह बोल रही होती है कि मैं सड़ी हुई सब्जियां इस्तेमाल करता हूँ और मार्केट से फेंकी हुई चीजें उठाकर लाता हूँ। यह सुनते ही वहां अचानक पूरी तरह शांति छा जाती है और फिर सबकी नजर धीरे धीरे भीड़ के बाहर खड़े फैन देबियाओ
और शियुफेन पर चली जाती है, जिस पर मैं वीडियो बंद करता हूँ और शांत आवाज में कहता हूँ, सभी लोग देख लीजिए, यही इन रूमर्स की शुरुआत है। फिर मैं सबकी तरफ देखता हूँ और आखिर में मेरी नजर फैन देबियाओ और शियुफेन पर जाकर रुक जाती है। इसके बाद मैं कहता हूँ, मैं यहाँ 3 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे फील होता है कि मैंने हमेशा अपनी कॉन्शियस के हिसाब से काम किया है, लेकिन क्योंकि मैंने इनकी ज्यादा रेंट वाली बात नहीं मानी, इसलिए इन्होंने अपनी वाइफ को भेजकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। फिर मैं लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको ये सही लगता है? मेरी ये बात सुनते ही भीड़ अचानक गुस्से में भर जाती है। एक आदमी कहता है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। फिर दूसरा आदमी कहता है, यह तो पूरी तरह बेकार बात है। और तीसरा आदमी कहता है, तो असली बात ये थी, खुद का काम नहीं चला तो अब दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितने शर्म की बात है। इसके बाद लोग फैन देबियाओ और शियुफेन को जोर जोर से बुरा बोलने लगते हैं, जिस पर फैन देबियाओ तुरंत अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद मेरी छोटी सी दुकान और भी ज्यादा फेमस हो जाती है और लोग उसे साफ सफाई और भरोसे की जगह मानने लगते हैं। उसी दोपहर एक जवान लड़का सामने वाली फैन देबियाओ की दुकान देखने आता है। वह वहां मिल्क टी शॉप खोलना चाहता था, लेकिन जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह सिर हिलाता है और कहता है कि ऐसे लैंडलॉर्ड के साथ काम करना बहुत डरावना है। फिर वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, जिस पर मैं सामने वाली उस दुकान का बंद शटर देखता हूँ, जो अब भी पहले की तरह बंद पड़ा होता है। उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी शांति आती है। फिर मैं मन ही मन कहता हूँ, फैन देबियाओ, तुम्हारा नुकसान अभी बस शुरू हुआ है। किचन ओपन डे के अगले दिन मेरी दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन लग जाती है, जिस पर शाओलिन बाहर खड़ा होकर लाइन संभाल रहा होता है। इसी बीच एक आदमी अंदर आता है। वह मास्टरमा होता है, जिसकी ओल्ड शॉप मेरी पुरानी दुकान के बगल में थी। वह एक बार्बर शॉप चलाता था और वह भी फैन देबियाओ का टेनेंट था। वह मुझे देखते ही कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करने आया हूँ। जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, मेरा शुक्रिया क्यों? फिर वह कहता है, तुमने हमारी तरफ से भी ये बदला लिया है। वह फैन देबियाओ सच में बहुत खराब इंसान है। वह मेरा रेंट भी 2000 से बढ़ाकर 4500 करना चाहता था और मैं एक छोटी सी बार्बर शॉप से इतना पैसा कहां से लाता? फिर वह कहता है, मैंने बहुत देर तक उससे बात की, तब जाकर उसने मुझे 3 महीने और दिए। लेकिन इन दिनों मैं इतना परेशान था कि मुझे रात को नींद तक नहीं आती थी। यह सुनकर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि फैन देबियाओ मुझे एग्जाम्पल बनाना चाहता था। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो बाकी टेनेंट भी डर जाते और फिर वह सबसे ज्यादा रेंट मांगता। फिर मास्टरमा कहता है, सिर्फ मैं ही नहीं, हार्डवेयर शॉप वाले लाओली और छोटे सुपरमार्केट वाले ब्रदर झाओ के साथ भी यही हुआ है। हम सब छोटे दुकानदार हैं। अगर वह ऐसे करेगा तो कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। लेकिन अब तो वह पूरी सड़क का दुश्मन बन गया है और पिछले 2 दिनों से उसने रेंट की बात तक नहीं की। फिर मैं उससे कहता हूँ, अगर वह दोबारा ऐसी बेकार मांग करे तो डरना मत, सब लोग साथ में मिलकर कम्युनिटी ऑफिस या स्ट्रीट ऑफिस जाओ और कंप्लेंट करो। वह सबसे ज्यादा इसी बात से डरता है कि मामला बड़ा हो जाए। जिस पर मास्टरमा सिर हिलाता है और कहता है, मैं समझ गया बॉस, ये आप सच में हम सबके लीडर हो। फिर